हेलो एवरीवन, बेटा वेलकम टू 9th क्लास। और जैसा कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होगा, 9th क्लास में जब बच्चा आ जाता है तो साइंस जो सब्जेक्ट है वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो माई सेल्फ मनीष कौशिक, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी। हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, बेसिक से, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे अच्छे हाई लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एनटीएससी ओलंपियाड एग्जाम लायक। ओके, तो हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे जीरो से, और बायो कुछ ऐसे पढ़नी है हमें कि आपको इंटरेस्ट आए, चीजों को समझने में मजा आए, और फिर आप उसे इजीली लर्न कर पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजी, जब भी वर्ड लॉजी आ जाए ना किसी चीज में, लॉजी का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, एंड बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ all the living organisms present on this earth and their life processes। तो हम बायो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब बायोलॉजी जो है, हम इसमें सबसे बेसिक चीज पढ़ते हैं जो आप 5th, 6th, 7th क्लास में भी पढ़ते आए होंगे, लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे आप सब सोचोगे कि सर ये क्या बेसिक फुद्दू सी बात पढ़ा रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है? ये बहुत बेसिक चीज है, आपको आती ही होगी, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो लिविंग और नॉन लिविंग का हम डिफरेंस पढ़ें, तो अगर मैं आपसे पूछूं लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले आपका जवाब होगा, कुछ जो पॉइंट्स आप सोच सकते हो वो मैं लिखता हुआ चला जाता हूं। तो सबसे पहले कोई बच्चा बोलेगा सर मूवमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम हटा देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकते। उसके लिए मेरा जवाब है, भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट जो आपका आंसर है, जो आप सोच रहे हो, वो गलत है। मींस मूवमेंट इज नॉट द परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मूवमेंट के बाद आपके दिमाग में अगला कुछ आएगा, लाइक ग्रोथ। आप अब ग्रोथ के बारे में सोचोगे। अब मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। या तो किसी के सेल बढ़े या किसी का मास बढ़े, वेट बढ़े, दैट इज ग्रोथ। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक लकड़ी है, वो पानी में भीग गई है, छत पे आपका क्रिकेट बैट, छत पे आप खेलने गए थे, वहीं छूट गया और अगले दिन बारिश आ गई। जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो वो आपका बैट भीग गया। अब अगले दिन जब आप उस बैट को उठाओगे तो उसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस लकड़ी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब क्या मैं आपके, अब उसका वेट बढ़ गया है ना, मास बढ़ गया है, तो अब क्या मैं आपके क्रिकेट बैट को लिविंग बोल दूं क्या? क्योंकि इंक्रीज इन वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। तो इस हिसाब से तो आपका नेक्स्ट फंडा ग्रोथ भी फेल हो गया। ठीक है, फिर और सोचने को मैं बोलूंगा आपसे, तो आप और सोचोगे। इसके बाद आप बता दोगे कुछ लाइक रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स। ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है। अब अगर मैं इससे आपका जवाब दूं, तो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं दे कांट रिप्रोड्यूस। या वैष्णो देवी की चढ़ाई में जो खच्चर यूज होता है, खच्चर इज बेसिकली म्यूल और हेनी, दे ऑल्सो कांट रिप्रोड्यूस। तो अगर ऐसा है ट्रांसजेंडर्स कांट रिप्रोड्यूस, तो क्या मैं उन्हें नॉन लिविंग बोल दूं? है तो वो लिविंग ही। तो आपका रिप्रोडक्शन वाला फंडा भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा कोई बच्चा बोलेगा शायद एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें जो वेस्ट प्रोसेस होता है उसे बाहर निकालना इज एक्सक्रीशन। इस हिसाब से तो पेट्रोल एक तरह का फूड है, सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है व्हीकल्स के लिए। तो आपने अपनी कार में पेट्रोल डाला, वो पेट्रोल ऑक्सीडाइज हुआ, बर्न हुआ, कंबशन हुआ उसका, और फिर उससे एनर्जी मिली, उस एनर्जी से आपकी कार चल रही है। साथ साथ जो भी वेस्ट था वो साइलेंसर से बाहर निकलता है, तो वेस्ट तो कहीं ना कहीं कार भी निकाल रही है, तो वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। तो इस वजह से एक्सक्रीशन भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। फिर एक बच्चा कोई ज्यादा सोचेगा, कुछ अच्छा सोचेगा, तो बच्चा सोचता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सर इसका कोई जवाब नहीं आपके पास, लेकिन मनीष सर तो मनीष सर है, हमारे पास है जवाब। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब है आप बोलना चाहते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आसपास कोई चेंज हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, तो उससे वो सेंस कर सकते हैं और रेस्पॉन्स कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई इंसान कॉमा में है, वो तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं कर रहा, तो आप उसे लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? क्वेश्चन मार्क। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं आपकी कार जो है वो रिमोट सेंसर से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कर रही है, आपका एसी, आपका टीवी रिमोट से चल रहा है, मतलब रेस्पॉन्स दे रहा है किसी चीज के लिए, तो क्या उसे लिविंग मान लोगे? नहीं मानोगे, तो आपका ये भी फेल हो गया। और अब बच्चे परेशान कि सर तो आंसर क्या है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलूंगा, आंसर्स हमेशा बेसिक्स में छुपे होते हैं। आंसर्स हमेशा बेसिक्स में छुपे होते हैं। तो इसका बेसिक आंसर जो है दैट इज सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल से बने हैं। अब सेल के साथ साथ एक और नया वर्ड आता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सेल के साथ साथ एक नया वर्ड आता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, जिसके बारे में मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली ऑल दी सेलुलर केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। एक जो लिविंग सेल है ना बेटा, उसके अंदर हर एक टाइम पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, और उन सब केमिकल रिएक्शन के सम को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल दी chemical reactions occurring inside the cells। तो सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, उन सब के सम को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। अब ये आप सोचोगे ये तो कहीं एनसीईआरटी में लिखा नहीं, ना मेरे स्कूल में किसी ने पढ़ाया, सर क्यों पढ़ा रहे हैं? ये बेटा ये बेसिक कई पार्ट है, और आप एनटीएससी ओलंपियाड जब एग्जाम दोगे तो उनमें ये वर्ड पूछे जाते हैं, इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म वर्ड में दो चीजें आती हैं, वन इज कैटाबॉलिज्म, अनदर वन इज एनाबॉलिज्म। Catabolism are basically breakdown reactions. And anabolism is basically makeup reactions. अब सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस चल रही होंगी वो होती हैं दो तरह की। क्या पता ऐसा हो एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। क्या पता ऐसा हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाए,
इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इज इट ओके? दिस इज द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में कि हम 9th में क्या क्या पढ़ेंगे। और 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायो का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज सेल। तो सेल के बारे में सबसे बेसिक बात, जो आपने सेल की डेफिनेशन बहुत बार रट्टा मारी है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपने रट्टा मारी है, ठीक है। अब सेल एग्जैक्टली होता क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सबसे छोटी यूनिट, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सबसे छोटी यूनिट जो जिनसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, और अगर उस सबसे छोटी यूनिट दैट इज सेल, उसे अगर बॉडी के बाहर निकाल के भी एक ऑप्टिमम कंडीशंस में उसे वो रिक्वायरमेंट्स दी जाए जिसकी उसे जरूरत है, उसमें रखा जाए, तो भी वो जिंदा रह सके। तो सेल की बेसिक डेफिनेशन होती है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस शो करे दैट इज सेल, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी के बारे में कुछ बातें हमें पढ़नी है जो जरूरी हैं। सबसे पहले द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। दुनिया में सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल डिस्कवर किया था वो इत्तेफाक से एक डेड सेल था, क्योंकि इन्होंने कॉक सेल डिस्कवर किए थे। जो पेड़ होता है, ट्री की जो बार्क होती है, बार्क में एक सेल मिलता है कॉक सेल। इन्होंने कॉक सेल्स को डिस्कवर किया, कॉक सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा और बोला कि ये सेल है, लेकिन इत्तेफाक से वो डेड सेल्स थे। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, देन दैट इज नॉट रॉबर्ट हुक। आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर विल बी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अभी आगे बताते हैं। तो द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। एक और बात इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ, इस रिकॉर्डिंग में जो नोट्स हैं, आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी 90% कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी आपको इजी भी लगेगी और एनसीईआरटी आपको जल्दी भी समझ आ जाएगी। सो आपकी प्रिपरेशन मोर देन 100% हो जाएगी। पहले रिकॉर्डिंग के नोट्स एंड देन एनसीईआरटी, ओके। तो cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. He saw the cork substance comes from bark of the tree. अभी मैंने बताया resembled the structure of a honeycomb consisting many little compartment. तो ये honeycomb का स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर कॉक सेल का था जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। He called these boxes cells. Cell is a Latin word which means a little room. Cell का बेसिक मतलब लैटिन में होता है एक छोटा सा कमरा, ओके। तो दिस इज अबाउट बेसिक सेल। तो अब व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? मैंने अभी बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो all living organisms are made up of one or more cells which are considered the fundamental units of life. Even unicellular organisms are complex. Inside each cell, atoms make up molecules which make up cell organelles and structure. इसके बारे में अभी हम चीजों को पढ़ेंगे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है, वो भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसके अंदर बहुत सारे एटम्स ने मिलकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम है ऑर्गेनेल्स। वो सब ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। उन ऑर्गेनेल्स को फिर इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। सब ऑर्गेनेल्स का अपना अपना काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेबर ऑफ डिवीजन, ओके। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यूज। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल्स में क्या होता है बेटा? बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम,
और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ऐसे बात करें तो बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू, लाइक एग्जांपल से समझते हैं हम। बहुत सारे सेल का एग्जांपल ले लिया, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ सेल। बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, दैट इज न्यूरल टिश्यू। बहुत सारे न्यूरल टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, दैट इज ब्रेन। और ब्रेन और एक ऑर्गन और ले लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। दो अलग अलग ऑर्गन मिलके बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब मिलके बना रहे हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट इन सेल डिस्कवरी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो मैंने अभी अभी बताया रॉबर्ट हुक, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम इन 1665, ही डिस्कवर्ड द कॉक्स फ्लाइज विद इन अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। मैंने बताया फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। विद द हेल्प ऑफ द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप he discovered the free living cells in pond water in 1674। तो यहां पे लिख देते हैं हम फर्स्ट लिविंग सेल। ओके, नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। In 1831 he discovered the nucleus in the cell। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इसके बाद पुरकिंजी, एक और साइंटिस्ट। इन 1839 he discovered the term protoplasm for the fluid substance of the cell। अब प्रोटोप्लाज्म बेसिक आप ना किसी 11th के बच्चे से भी पूछ लेना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब 11th के बच्चे को भी क्लियर नहीं होता। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा कहीं, और न्यूक्लियस के अलावा ये लिक्विड पार्ट होता है, दैट लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। अब इस साइटोसोल में यहां पे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बस बता रहा हूं। साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म। अब यहां पे एक और वर्ड, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। यहां पे लिख देते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का बेसिक मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का फ्लूइड और न्यूक्लियस का फ्लूइड मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म। इसलिए हम पढ़ते हैं फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, अब सेल थ्योरी। अब फिर सेल थ्योरी के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई, और सेल के बारे में जब नॉलेज सबको लेनी थी, सब अलग अलग बातें बोल रहे थे, तो दो साइंटिस्ट है, श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। इन्होंने 2-3 पॉइंट्स बोले। सबसे पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। पता ही है हमें तो, लेकिन उस टाइम पे ये अलग बात थी। इन्होंने बताया भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर कोई सेल से मिलकर बना है। साथ साथ इन्होंने सेल की डेफिनेशन भी बताई, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ये भी बताया। इसके बाद तो the cell theory says that all plants and animals are composed of cell. The cell is the basic structural and functional unit of life, explained by Schleiden and Schwann। लेकिन फिर जब ओपोजिशन पार्टी वाले, जिनका काम होता है अपोज करना, उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, भाई सेल आया कहां से? किसी के पास कोई जवाब है? और श्लीडन एंड श्वान बेचारे उस टाइम पे चुप हो गए, इन्हें पता ही नहीं था सेल कहां से आया। फिर एक और साइंटिस्ट आए, रोडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला एक लाइन, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इनकी लैंग्वेज में लाइन थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका बेसिक मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस दुनिया के जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब किसी ना किसी सेल से बने। तो रोडोल्फ विर्चो, इट वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन अभी भी आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा, उस टाइम साइंटिस्ट के मन में भी आया कि भाई फिर पहला सेल कहां से आया? उसका जवाब इनके पास भी नहीं था। उसका जवाब इवोल्यूशन में है। हम
10th क्लास में चैप्टर है इवोल्यूशन, अब डिलीट हो चुका है, 12th में डिटेल में है, जब हम उसका जवाब ढूंढेंगे कि दुनिया का पहला सेल कहां से आया। ओके, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, लार्जेस्ट सेल, इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? दैट इज ऑस्ट्रिच एग। जितने भी एग होते हैं, अंडे होते हैं, वो एक ही सेल से बने होते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद सेकेंड, लॉन्गेस्ट सेल, इस दुनिया का सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? दैट इज नर्व सेल और न्यूरॉन। थर्ड, स्मॉलेस्ट सेल, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दिस वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर योर सीबीएसई, फॉर ओलंपियाड, फॉर एनटीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में, एंड आंसर इज एग सेल। फीमेल बॉडी में जो एग सेल बनता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ओवम, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर एक क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में, तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। भाई इस दुनिया का सबसे लंबा जो सेल है वो इंसान में है, तो इंसान का भी सबसे लंबा सेल वही होगा, दैट इज नर्व सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। फिर एक क्वेश्चन बनता है लास्ट पॉइंट, दैट इज स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का, एंड दैट इज स्पर्म। ह्यूमन मेल्स में जो स्पर्म बनते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये 6 पॉइंट साथ साथ याद हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट है बेसिक नॉलेज और सीबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट इज लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन, अब मैंने बताया भाई सेल, एक सेल के अंदर जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। लेबर ऑफ डिवीजन का बेसिक मतलब होता है लेबर्स को डिवाइड कर देना कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। वैसे इंसानी शरीर में हर एक, इंसानी नहीं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम होता है, दैट इज लेबर ऑफ डिवीजन। वैसे ही सेल के अंदर भी लेबर ऑफ डिवीजन होता है। हर एक ऑर्गेनल्स को अलग अलग काम दिया जाता है कि भाई तू प्रोटीन बनाएगा, तू एनर्जी बनाएगा, एटीपी, ये सब अलग अलग काम दिए जाते हैं सेल के ऑर्गेनल्स को, एंड दैट इज बेसिकली लेबर ऑफ डिवीजन। तो अगर हम समझे लेबर ऑफ डिवीजन इन सेल्स, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर, व्हिच मींस दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू डिफरेंट फंक्शन। द ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। वैसे ही division of labor is also seen within a single cell. Each cell has a specific component called cell organelles. Each cell organelle performs a specific function like digestion, excretion and so on. So this is basically division of labor inside the cells. तो हमने इस लेक्चर में जो पढ़ा है that is basic of biology and basic of first chapter, that is fundamental unit of life. अब इस चैप्टर को मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, बेसिक से जीरो, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेसिक चीजें लेकिन और डेप्थ में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस है और ये सब। अच्छा, इसके साथ साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक छोटा सा, ऑर्गेनल्स नहीं सॉरी ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, ये पता होता है लेकिन फिर भी बता देते हैं, लिख लेते हैं हम इसके नोट्स में, मल्टीसेलुलर।
तो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और यहां पे मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरियाज के अलावा आपने पढ़ा होगा अमीबा, यूग्लेना और पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने पढ़ा होगा फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दिस इज अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा लेबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स, लेबर डिवीजन इन सेल्स। इसके अलावा अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।